बूढ़ी औरत और कद्दू। बहुत पुरानी बात है। सखू नाम की एक बूढ़ी औरत थी। वो एक छोटे से गांव में रहती थी। गांव के चारों तरफ घना जंगल था। सखू बूढ़ी जरूर थी, पर बड़ी चतुर थी। सखू बिल्कुल अकेली रहती थी। उसकी एक बेटी थी जिसकी शादी हो चुकी थी। वो जंगल के दूसरी तरफ रहती थी। एक दिन सखू ने सोचा, क्यों ना बेटी के यहाँ चली जाऊं। उसने अपनी बेटी के लिए तरह तरह का खाना बनाया। उसने खाना एक थैली में भरा और अपना सफर शुरू किया। वो जंगल से गुजर रही थी। जंगल घने पेड़ों से और खतरनाक जानवरों से भरा था। कुछ देर चलने के बाद वो थक कर एक पेड़ के नीचे बैठकर आराम करने लगी। आराम करने के बाद उसने सोचा, चलो अब थोड़ा खाना खा लेती हूँ। जैसे ही उसने खाने का डिब्बा खोला, उसे झाड़ियों में कुछ आवाज सुनाई दी। उसने देखा, सामने एक बड़ा भेड़िया खड़ा था। सखू मन ही मन बहुत डर गई, पर उसने अपना डर नहीं दिखाया। तुम्हें क्या चाहिए? मुझे भूख लगी है, मैं तुम्हें खा जाऊंगा। सखू बड़ी चतुर थी। उसने कहा, आगे बढ़ो और खा लो। मैं तो वैसे ही बूढ़ी और कमजोर औरत हूँ, मैं तुमसे जीत नहीं पाऊंगी। पर एक बात है, अगर अभी तुमने मुझे खाया तो तुम्हें सिर्फ बूढ़ी हड्डियां ही मिलेंगी। मैं अपनी बेटी के घर जा रही हूँ, वहाँ कुछ दिनों तक रहूंगी। अच्छा और स्वादिष्ट खाना खाऊंगी। मेरी तबीयत तंदुरुस्त हो जाएगी, तब तुम मुझे खाना। भेड़िए ने सोचा, ये तो सही कह रही है, पर तुम पक्का वापस आओगी ना? मुझ पर भरोसा रखो। भेड़िए ने उसे जाने दिया। सखू ने फिर से अपना सफर शुरू किया। आगे जाते ही उसे एक बाघ मिला। बाघ ने सोचा, अरे वाह, सामने से इतना स्वादिष्ट भोजन खुद चलकर आ रहा है। आज तो खाने का मजा ही कुछ और होगा। ए बूढ़ी औरत, चल भगवान को याद कर, अब मैं तुम्हें खाने वाला हूँ। सखू ने ठान लिया कि जैसे उस भेड़िए को मूर्ख बनाया, वैसे ही इसके साथ करूंगी। हे बड़े बाघ, आगे बढ़ो और खा लो। मैं तो वैसे ही बूढ़ी और कमजोर औरत हूँ, मैं तुमसे जीत नहीं पाऊंगी। पर तुमसे एक बात जरूर कहना चाहती हूँ। क्या है? जल्दी बोलो, मुझे भूख लगी है। अगर अभी तुमने मुझे खाया तो तुम्हें सिर्फ बूढ़ी हड्डियां ही मिलेंगी। मैं अपनी बेटी के घर जा रही हूँ, वहाँ कुछ दिनों तक रहूंगी। अच्छा और स्वादिष्ट भोजन खाऊंगी। मेरी तबीयत तंदुरुस्त होगी, तब तुम मुझे खाना। तुम्हें मैं मूर्ख दिखता हूँ कि अपना भोजन मैं अपने हाथ से जाने दूँ? ठीक है, अब तुम्हें बूढ़ी हड्डियां ही खानी है तो आगे बढ़ो। बाघ ने कुछ समय विचार किया। क्या तुम वापस आने का वादा करती हो?
तुम मुझ पर विश्वास रख सकते हो। बाघ ने उसे जाने दिया। सखू फिर से बेटी के गांव की तरफ बढ़ने लगी। तभी उसने एक शेर देखा। इंसान को देखकर शेर बड़ा ही खुश हुआ। आज का दिन बहुत अच्छा है, आज तो लज्जतदार भोजन मिलेगा। ए बूढ़ी औरत, जल्दी से भगवान को याद करो, अब तुम मेरा भोजन बनने वाली हो। सखू ने फिर सोचा, भेड़िए और बाघ की तरह इसे भी मूर्ख बनाती हूं। हे जंगल के राजा, आगे बढ़ो और मुझे खा लो। मैं तो वैसे भी बूढ़ी और कमजोर औरत हूं, मैं तुमसे जीत नहीं पाऊंगी, पर मैं एक विनती करना चाहती हूं। चुप रहो, मेरे पास समय नहीं है, मैं बहुत भूखा हूं। मेरी तरफ देखो, मैं कितनी कमजोर हूं, मुश्किल से खड़ी हो पा रही हूं। अगर अभी मुझे खाओगे तो तुम्हारे मुंह में सिर्फ बूढ़ी हड्डियां होंगी। मैं अपनी बेटी के घर जा रही हूं, वहां कुछ दिनों तक रहूंगी, अच्छा खाना खाऊंगी, मोटी हो जाऊंगी, फिर तुम मुझे खा लेना। तुम्हें लगता है मैं पागल हूं? जैसी तुम्हारी मर्जी, चलो मुझे खा लो। शेर ने कुछ समय विचार किया। तुम वापस आने का वादा करती हो? सखू ने कहा। मुझ पर विश्वास रखो। शेर ने उसे जाने दिया। भगवान को शुक्रिया कहकर सखू बेटी के घर की तरफ निकल पड़ी। जंगल पार कर वो ठीक ठाक अपनी बेटी के घर पहुंची। उसकी बेटी उसे देखकर बहुत खुश हुई। सखू ने अपनी बेटी को साथ लाया हुआ खाने का डब्बा दिया। माँ बेटी ने खुशी से भोजन किया। सखू ने बेटी को जंगल वाला किस्सा सुनाया। भगवान की दया से तुम ठीक ठाक पहुंच गई, अब यहाँ आराम से रहना। सखू ने अपनी बेटी के घर कुछ दिन बिताए, अच्छा खाना खाया। वो अब हट्टी कट्टी हो गई थी। कुछ दिनों बाद सखू ने सोचा, अब अपने घर जाना चाहिए। यहाँ अच्छा समय बीता, पर अब मुझे लौटना होगा। पर भेड़िया, बाघ और शेर के ख्याल से वो डर गई। सखू की बेटी भी अपनी माँ की तरह ही चतुर थी। चिंता मत करो माँ, मैं कुछ सोचती हूँ। उसने अपने बगीचे से एक बड़ा कद्दू लिया, उसे अंदर से खाली किया। उसने माँ से कहा, जाते वक्त इस कद्दू के अंदर बैठकर जाना। अगर तुम्हें कोई भी जानवर मिले तो उनसे कहना, कौन है ये बुढ़िया? मुझे नहीं पता, कद्दू मेरे दौड़ लगा। सखू ने कद्दू के अंदर बैठकर अपना सफर शुरू किया। रास्ते में उसे शेर मिला। शेर ने पूछा, ए कद्दू, क्या तुमने कोई बूढ़ी औरत देखी है? उसने कुछ दिनों बाद लौट आने का वादा किया था। कद्दू ने कहा, कौन है ये बुढ़िया? मुझे नहीं पता, कद्दू मेरे दौड़ लगा। शेर ने कद्दू को जाने दिया। आगे जाकर उसे बाघ मिला। दौड़ते हुए कद्दू को देखकर बाघ चकित हो गया। ए कद्दू, क्या तुमने किसी बूढ़ी औरत को देखा है? कद्दू ने कहा, कौन है ये बुढ़िया? मुझे नहीं पता,
कद्दू मेरे दौड़ लगा। बाघ ने कद्दू पर विश्वास किया और उसे जाने दिया। कुछ दूरी पर उसे भेड़िया दिखाई दिया। ए कद्दू, क्या तुमने किसी बूढ़ी औरत को देखा है? वो कुछ दिनों में वापस आने का वादा करके गई थी। कद्दू ने जवाब दिया, कौन है ये बुढ़िया? मुझे नहीं पता। कद्दू मेरे दौड़ लगा। और भेड़िए ने भी उसे जाने दिया। सखू अपने गांव की तरफ आराम से बढ़ने लगी। उसने भेड़िया, बाघ और शेर को मूर्ख बनाया। कुछ समय चलने के बाद आखिर वो अपने गांव पहुंच गई थी। उसकी चतुर बेटी ने अपनी माँ की जान बचाई थी। सखू अपना जीवन सुखी सुखी बिताने लगी। रेड राइडिंग हुड। एक समय की बात है। एक छोटी सी प्यारी सी लड़की थी। सभी उसे छोटी रेड राइडिंग हुड बुलाते थे, क्योंकि वो हमेशा एक लाल कलर का कंटोप यानी कि हुड पहनती थी। वो हुड उसे उसकी नानी ने दिया था। लड़की अपनी नानी से बहुत प्यार करती थी। एक दिन लिटिल रेड राइडिंग हुड की माँ ने कहा, ये टोकरी तुम्हारी नानी के लिए है। इसमें ब्रेड, बटर, केक और फल हैं। नानी की तबीयत खराब है। अगर वो ये खा लेगी तो थोड़ी ठीक हो जाएगी। पर याद रखना, रास्ते में किसी अजनबी से बात मत करना। यहाँ वहाँ घूमना मत। सीधे अपनी नानी के घर जाना। उसकी नानी जंगल के दूसरे तरफ रहती थी। लिटिल रेड राइडिंग हुड टोकरी लेकर निकल पड़ी। लड़की जंगल से गुजर रही थी। अचानक उसके सामने एक बड़ा भेड़िया आया। लेकिन वो बिल्कुल नहीं डरी, क्योंकि वो जानती ही नहीं थी कि भेड़िया खतरनाक हो सकता है। कैसी हो लिटिल रेड राइडिंग हुड? भेड़िए ने पूछा। मैं ठीक हूँ श्रीमान भेड़िए। कहाँ जा रही हो? मैं अपनी नानी से मिलने जा रही हूँ। उनकी तबीयत खराब है। इस टोकरी में क्या है? इसमें मेरी नानी के लिए ब्रेड, बटर, केक और फल है। बहुत बढ़िया। तुम्हारी नानी माँ कहाँ रहती है? उसने भेड़िए को नानी के घर का पता बता दिया। अब दोनों साथ साथ चलने लगे। भेड़िए ने कहा, देखो कितने सुंदर फूल हैं। तुम्हारी नानी के लिए थोड़े से ले लो। लड़की ने देखा, फूल तो बहुत ही सुंदर थे। उसने सोचा, नानी ताजे फूलों को देखकर खुश हो जाएगी। अपनी माँ के मना करने के बावजूद वो फूलों को लेने दूसरी तरफ चली गई। जैसे ही वो फूल लेने घने जंगल में गई, भेड़िया वहां से सीधे उसकी नानी के घर चला गया। उसने दरवाजा खटखटाया। अंदर से आवाज आई, कौन है? भेड़िए ने कहा, मैं हूँ लिटिल रेड राइडिंग हुड। मैं आपके लिए ब्रेड, बटर, केक और फल लाई हूँ। अरे वाह, दरवाज़ा खोलकर अंदर आओ। मैं बिस्तर से उठ नहीं सकती। भेड़िए ने दरवाज़ा खोला और घर के अंदर आ गया। उसने झपट कर नानी को निगल लिया। फिर उसने नानी के कपड़े पहने और बिस्तर पर लेट गया। थोड़ी देर बाद जब लिटिल रेड राइडिंग हुड नानी के घर पहुंची तो उसने देखा दरवाजा खुला है। वो अंदर जाकर बिस्तर के पास गई। लिटिल रेड राइडिंग हुड को कुछ ठीक नहीं लगा। उसने नानी को नमस्ते कहा, पर नानी ने जवाब नहीं दिया।
उसकी नानी कुछ अलग दिख रही थी। ओ नानी, तुम्हारे कान इतने बड़े क्यों? ताकि मैं तुम्हारी मीठी आवाज और अच्छे से सुन सकूं, भेड़िए ने कहा। ओ नानी, तुम्हारी आंखें इतनी बड़ी क्यों? ताकि मैं तुम्हें अच्छे से देख सकूं। ओ नानी, तुम्हारा मुंह इतना बड़ा क्यों? ताकि मैं तुम्हें पूरा निगल सकूं, भेड़िए ने कहा। भेड़िया गुर्राया और उसने झपट कर छोटी लड़की को पूरा निगल लिया। अब भेड़िए का पेट अच्छे से भर गया और वो नानी के बिस्तर पर खर्राटे लेने लगा। तभी एक शिकारी वहां से जा रहा था। उसने सोचा, ये बूढ़ी औरत इतनी जोरों से खर्राटे क्यों ले रही है? उसने अंदर देखा तो क्या, एक भेड़िया बिस्तर पर खर्राटे ले रहा था। शिकारी को कई दिनों से इस भेड़िए की तलाश थी। शिकारी अपनी बंदूक उठाकर उसे मारने ही वाला था कि उसे ख्याल आया, शायद बूढ़ी औरत इसके पेट में अभी जिंदा हो। शिकारी ने एक कैंची उठाई और भेड़िए का पेट काटा। अचानक लिटिल रेड राइडिंग हुड भेड़िए के पेट से कूद के बाहर आई। शिकारी ने और थोड़ा पेट काटा और नानी को बाहर निकाला। लड़की ने बहुत सारे पत्थर भेड़िए के पेट में डाल दिए और फिर उसका पेट सी दिया। जब भेड़िया उठा, वो पेट दर्द के मारे भागने लगा, पर पत्थरों के वजन से गिर पड़ा। शिकारी ने अपनी बंदूक से गोली चलाई और उसे मार गिराया। तीनों ने केक खाकर खुशी मनाई, क्योंकि भेड़िए का खतरा अब टल गया था। लिटिल रेड राइडिंग हुड ने ये तय किया कि अब वो जंगल में यहाँ वहाँ नहीं घूमेगी और हमेशा अपनी माँ की बात मानेगी। रॉबिन हुड। एक समय की बात है। इंग्लैंड के राजा रिचर्ड को युद्ध पर जाना था, तो उन्होंने अपने छोटे भाई राजकुमार जॉन को राज्य संभालने के लिए कहा। जॉन एक दुष्ट आदमी था। जॉन और उसके फौजदार ने गरीबों से बहुत सारा राज कर बटोरना शुरू किया। जो लोग राज कर नहीं दे पा रहे थे, उन्हें कैद खाने में डाला जाता था। उनके खेत, घर छीन लिए जाते थे। राजकुमार जॉन के राज में अमीर ज्यादा अमीर और गरीब और ज्यादा गरीब होने लगे। रॉबिन हुड नाम का एक जवान लड़का शेरवुड जंगल के पास नॉटिंघम गांव में रहता था। वो राजकुमार जॉन के अत्याचार देखते देखते बड़ा हुआ था। वो एक महान धनुर्धारी था। उसने सोच लिया कि वो गांव के गरीब लोगों की मदद करेगा। उसे पता था कि राजकुमार जॉन की सेना से लड़ना मूर्खता होगी। उसने सोचा कि वो छुप छुप कर जॉन की सेना पर हमला करेगा और लोगों की मदद करेगा। उसने अपने लोगों की छोटी सी टोली बनाकर जंगल से गुजरने वाले अमीरों पर हमला करके उन्हें लूटना शुरू किया। वो लूट में मिले पैसों और दूसरी कीमती चीज़ों को गरीबों में बांटता था। धीरे धीरे रॉबिन हुड अमीर और गरीब दोनों में मशहूर हो गया। व्यापारी और अमीर जंगल से यात्रा करने से डरने लगे। सभी व्यापारियों ने रॉबिन हुड के खिलाफ राजकुमार जॉन से शिकायत की। राजकुमार ने फौजदार से कहा, जरा देखो ये कौन है। फौजदार ने सैनिक इकट्ठा करके शेरवुड जंगल में रॉबिन हुड की खोज शुरू की।
पर वो उसे ढूंढ नहीं पाए। और दूसरी तरफ रॉबिन हुड व्यापारी और राजकुमार के आदमियों को लूटता चला गया। राजकुमार जॉन ने रॉबिन हुड के सिर पर बड़ा इनाम रखा, पर असर नहीं हुआ। किसी ने फौजदार को रॉबिन हुड के तीरंदाज होने की खबर सुनाई। अब फौजदार ने रॉबिन हुड को पकड़ने की एक योजना बनाई। फौजदार ने एक तीरंदाजी प्रतियोगिता आयोजित की। उसे पूरा यकीन था कि रॉबिन हुड इसमें जरूर हिस्सा लेगा। रॉबिन हुड के दोस्त लिटिल जॉन ने कहा, रॉबिन, ये फौजदार की चाल है तुम्हें पकड़ने के लिए। सभी जानते हैं तुम एक महान तीरंदाज हो। तुम्हें प्रतियोगिता में हिस्सा लेकर कुछ भी साबित करने की जरूरत नहीं है। ओ लिटिल जॉन, मैं जानता हूं कि ये एक जाल है, पर हम वहां भेष बदल कर जाएंगे ताकि कोई हमें पहचान ना सके। अगले दिन रॉबिन हुड, लिटिल जॉन और उनके दोस्त प्रतियोगिता में हिस्सा लेने पहुंचे। एक एक करके सभी ने तीरंदाजी की। अब रॉबिन हुड की बारी आई। उसने निशाना लगाकर लक्ष्य साध लिया। उसके तीनों तीर लक्ष्य के बिल्कुल बीचों बीच लगे। लोग इस अनजान तीरंदाज की तारीफ करने लगे। फौजदार ने अपने सभी सैनिकों से कहा, वो रॉबिन हुड है, उसके जैसा निशाना कोई नहीं लगा सकता। जाओ और जाकर उसे पकड़ लो। फौजदार की आज्ञा पर सैनिकों ने रॉबिन हुड को पकड़कर राजकुमार के सामने खड़ा किया। राजकुमार ने उसे मौत की सजा सुनाई। तभी अचानक लिटिल जॉन और उसके साथियों ने राजकुमार पर हमला किया। उसके गर्दन पर तलवार रखी और रॉबिन हुड को छोड़ने की मांग की। राजकुमार ने फौजदार से कहा कि रॉबिन हुड को छोड़ दे। रॉबिन हुड और उसके सभी साथी सही सलामत शेरवुड लौट आए। दिन बीतते गए। एक बार रॉबिन हुड और उसके साथी जंगल में बैठे थे। वहां से कुछ बूढ़े लोग गुजर रहे थे। उनके पास सोने के सिक्के थे। रॉबिन हुड ने उन्हें रोका। एक बूढ़े आदमी ने कहा, ये सोना महाराज रिचर्ड के लिए है, हम उनके दोस्त हैं। रॉबिन हुड ने उन्हें जाने दिया और कहा, महाराज रिचर्ड के दोस्त, वो हमारे दोस्त। एक बूढ़े आदमी ने अपना कंटोप उतारा। वो खुद महाराज रिचर्ड थे। रॉबिन हुड और उसकी टोली महाराज रिचर्ड को देखकर खुश हुई। उन्होंने महाराज को राजकुमार और फौजदार के बारे में बताया कि किस तरह वो दोनों गरीब जनता को परेशान करते थे। महाराज रिचर्ड ने कहा, मैंने भी उनके बारे में कई किस्से सुने हैं, पर अब मैं लौट आया हूँ। अब मैं देश का सारा कारोबार अपने हाथ में लूँगा। तुम चिंता मत करो। महाराज रिचर्ड ने महल जाकर जॉन और उसके फौजदार को गिरफ्तार करने का आदेश दिया। रिचर्ड ने रॉबिन हुड को अपनी गरीब जनता की रक्षा करने के लिए शुक्रिया कहा। रॉबिन हुड ने राजा को वचन दिया कि वो हमेशा उसके काम आएगा। उस दिन के बाद रॉबिन हुड और उसके लोग शेरवुड में सुख से रहने लगे। भेड़िया और बकरी के बच्चे। एक समय की बात है। एक जंगल में बकरी और उसके 7 बच्चे रहते थे। जंगल के बीचों बीच उनका लकड़ी का घर था, जिसके चारों ओर घास और पेड़ थे। बकरी के बच्चे हमेशा उस घास में उछल कूद करते और भागते रहते थे। बकरी का ध्यान
हमेशा अपने बच्चों पर रहता था, क्योंकि आसपास जंगली जानवर रहते थे। एक दिन भेड़िए ने उन बच्चों को देखा। वो उन पर नजर रखने लगा। अगले दिन हमेशा की तरह बच्चे बाहर खेल रहे थे और माँ उन्हें देख रही थी। बकरी को झाड़ियों में कुछ हलचल दिखी। उसने ध्यान से देखा। उसे एक बड़ा भेड़िया दिखा। उसने तुरंत अपने बच्चों को बुलाया और कहा, यहाँ एक भेड़िया है, चलो घर के अंदर चलो। अगले दिन उसे बाजार जाना था। उसने अपने बच्चों से कहा, दरवाज़ा अंदर से बंद कर लो, कुछ भी हो सकता है। अजनबी के लिए दरवाज़ा मत खोलना। बच्चों ने कहा, माँ आप चिंता मत करो, हम किसी को भी अंदर आने नहीं देंगे। माँ बाजार के लिए निकल गई। बच्चों ने अंदर से दरवाज़ा बंद कर लिया। जैसे ही माँ घर से निकली, भेड़िया घर के पास गया। उसने सोचा, आज तो मज़े हैं, स्वादिष्ट छोटी छोटी बकरियां मिलेंगी। भेड़िए ने दरवाज़ा खटखटाया और कहा, बच्चों, मैं तुम्हारी माँ हूँ, मैं कुछ भूल गई हूँ, जल्दी दरवाज़ा खोलो। बकरी के बच्चे बहुत होशियार थे। नहीं, ये हमारी माँ नहीं है, माँ की आवाज़ इतनी रूखी नहीं है। चले जाओ दुष्ट भेड़िए, हम जानते हैं कि तुम हमारी माँ नहीं हो। ये सुनकर भेड़िए को गुस्सा आया। वो दौड़कर किराने की दुकान पर गया। उसने शहद की बोतल उठाई। उसने कहीं सुना था कि शहद आवाज़ को मीठा बनाता है। उसने सारा शहद निगल लिया। वो दौड़ते हुए बकरी के घर पहुंचा। उसने फिर से दरवाज़ा खटखटाया और कहा, बच्चों, मैं आ गई, क्या तुम सब ठीक हो? मैंने अभी उस दुष्ट भेड़िए को यहाँ से गुजरते हुए देखा, जल्दी दरवाज़ा खोलो। सबसे छोटा बच्चा दरवाज़ा खोलने के लिए दौड़ा, पर बड़े भाई ने उसे रोक लिया और कहा, रुको, मुझे देखने दो। उसने नीचे झुककर देखा। उसे दो बड़े काले पंजे और नुकीले नाखून दिखे। तुम हमारी माँ नहीं हो, निकल जाओ भेड़िए। ओहो, इन बच्चों को मूर्ख बनाना इतना आसान नहीं है। भेड़िए ने कुछ सोचा। वो दौड़कर आटा पीसने वाली चक्की पर गया। वहां आटे में कूद गया। अब सर से लेके पांव तक वो सफेद दिख रहा था। उसने दरवाजा खटखटाया। बच्चों, मैं तुम्हारी माँ हूँ, दरवाजा खोलो। आवाज तो माँ जैसी ही है और पैर भी सफेद है। इस बार बच्चे भेड़िए के चंगुल में फंस गए। उन्होंने दौड़कर दरवाजा खोल दिया, पर उन्हें एक भयानक भेड़िया हंसते हुए दिखा, जो अपने शरीर से आटा झटक रहा था। बच्चे डर के मारे भागने लगे। वो यहाँ वहाँ छुपने लगे, एक पलंग के नीचे, एक टेबल के नीचे, एक बड़े बर्तन के अंदर, एक अलमारी में, एक भट्टी के अंदर, और सबसे छोटा वाला बड़े घड़ी के अंदर जा छुपा। मेरा स्वादिष्ट खाना, बाहर आओ, मैं तुम्हें बिना दर्द दिए खाऊंगा। एक के बाद एक उसने सारे बच्चों को ढूंढ लिया। भेड़िए ने सभी बच्चों को पूरा निगल लिया। सिर्फ घड़ी के अंदर छुपा हुआ बच्चा बच गया। भेड़िया वहां से निकल गया। थोड़ी देर बाद बकरी घर आई। दरवाजा खुला देखकर वो डर गई। सारा घर बिखरा हुआ था और उसके बच्चे गायब थे।
बकरी रोने लगी, मेरे प्यारे बच्चों कहाँ हो? तभी छोटा बच्चा बाहर आया। वो माँ से लिपटकर रोने लगा और सारी बात बताई। बकरी ने कहा, चिंता मत करो, हम उस भेड़िए को सबक सिखाएंगे। जल्दी से सुई धागा और कैंची उठाओ। वो दोनों भेड़िए को ढूंढने बाहर निकल गए। थोड़ी दूरी पर उन्हें भेड़िया दिखाई दिया। वो नदी के किनारे सो रहा था। बकरी ने कैंची से भेड़िए का पेट काटा और एक एक करके सारे बच्चों को बाहर निकाल लिया। अब उसने बहुत सारे पत्थर भेड़िए के पेट के अंदर डाल दिए और पेट सी दिया। भेड़िया बड़ी देर तक सोता रहा। कुछ देर बाद उसकी आंख खुली। भेड़िए को बहुत प्यास लगी थी। वो पानी पीने के लिए पानी के पास गया। जैसे ही वो पानी पीने झुका, उसका संतुलन बिगड़ गया और वो पानी में जा गिरा। पेट में बहुत सारे पत्थरों का वजन होने के कारण वो पानी में डूब गया। बकरी और उसके बच्चे ये सब देख रहे थे। अब बच्चों पर जो खतरा था वो टल गया था। बकरी और उसके बच्चे खुशी खुशी घर लौट आए। साहसी राजकुमारी। शिवालय नाम के राज्य पर राजा हरिसेन राज्य करता था। उसकी पत्नी का नाम था रानी चंद्रावती। राजा और रानी सदा दुखी रहते थे क्योंकि उनकी कोई संतान नहीं थी। वो हमेशा भगवान से प्रार्थना करते थे। एक दिन रानी ने एक सुंदर सी राजकुमारी को जन्म दिया। उन्होंने उसका नाम वीरा रखा। राज्य के सभी लोग राजकुमारी के आने की खुशियां मना रहे थे। राजकुमारी बड़ी होने लगी। राजा ने उसे पढ़ाई लिखाई के साथ घुड़सवारी, तलवारबाजी, भाला फेंकना और कई तरह की विद्या सिखाई। जल्द ही राजकुमारी एक कुशल योद्धा बन गई। सभी शांति और खुशी से जीवन बिता रहे थे। एक मंत्री समाचार लाया कि पड़ोसी राजा उन पर आक्रमण करने वाला है। राजा काफी बूढ़ा हो चुका था। उसने राजकुमारी वीरा से सेना का नेतृत्व करने को कहा। जब पड़ोसी राज्य ने आक्रमण किया, शूर राजकुमारी उन पर बरस पड़ी। शत्रु पर तेजी से हमला करके युद्ध जीत लिया। सारे राज्य ने राजकुमारी के जीत की खुशी मनाई। पड़ोसी राजा एक राजकुमारी से हार जाने के कारण बेहद परेशान था। वो जान चुका था कि राजकुमारी और उसकी सेना के सामने वो टिक नहीं पाएगा। उसने अपने भाई केतु से मदद मांगने की ठान ली। केतु एक दुष्ट जादूगर था। दोनों भाइयों ने मिलकर सोच लिया कि केतु राजमहल में घुसकर राजा और रानी को बंदी बना लेगा और फिर वो दोनों राजकुमारी से उसका राज्य मांग लेंगे। योजना के अनुसार अपनी जादुई शक्तियों के प्रयोग से गायब होकर केतु ने राजमहल में प्रवेश कर लिया। उसने राजा के कक्ष में जाकर राजा और रानी को बंदी बना लिया। उसने दोनों को बांध कर रखा। राजकुमारी और उसके सैनिकों ने दोनों को छुड़ाने की बहुत कोशिश की, पर वो सफल नहीं हुए। केतु ने वीरा से कहा, अगर वो अपने माता पिता की सलामती चाहती है तो अपना राज्य मेरे भाई को दे दे। राजकुमारी को अपने माता पिता की चिंता होने लगी। उसने तुरंत अपने सारे मंत्रियों को बुलाया।
सभी सोचने लगे कि राजा और रानी को कैसे बचाया जाए। तभी एक बूढ़े मंत्री ने कहा, दूर पहाड़ों के पीछे एक जादुई प्राणी रहता है, वो शायद हमारी मदद कर सकता है। राजकुमारी तुरंत उस जादुई प्राणी की खोज में निकल पड़ी। कई दिनों तक लगातार घुड़सवारी करते हुए वो उन पहाड़ों के पार पहुंची जहां वो जादुई प्राणी रहता था। राजकुमारी ने कहा, हे महान जादुई प्राणी, क्या आप मेरे माता पिता को बचाने में मेरी सहायता करेंगे? मैं तुम्हारी मदद एक शर्त पर करूंगा, तुम्हें मुझे लड़ाई में हराना होगा। राजकुमारी ने चुनौती स्वीकार की। वो जोर लगाकर लड़ी, पर वो जादुई प्राणी को हरा नहीं पाई। पर वो जादुई प्राणी राजकुमारी की युद्ध कौशल से बहुत प्रभावित हुआ। जादुई प्राणी ने कहा, हे निडर राजकुमारी, मैं तुम्हारी युद्ध कला से प्रभावित हो गया हूँ। मैं तुम्हारी मदद जरूर करूँगा। मेरी पीठ पर बैठ जाओ, तुम्हारे राज्य चलते हैं। राजकुमारी को अपनी पीठ पर बिठाकर जादुई प्राणी उसके राज्य की तरफ उड़ने लगा। पर्वतों को पार करते हुए वो दोनों शिवालय पहुंचे। दोनों ने राजमहल में प्रवेश किया और राजा के कक्ष में पहुंच गए। जादुई प्राणी ने अपने शक्तियों से राजा और रानी को आजाद किया। जादुई प्राणी ने अपनी शक्तियों से आग बरसाई। दुष्ट जादूगर डर कर अपने घुटनों के बल गिर पड़ा। राजकुमारी के सैनिकों ने जादूगर को कैद खाने में डाल दिया। उसकी सेना ने पड़ोसी राज्य पर आक्रमण करके राजा और उसके सैनिकों को गिरफ्तार कर लिया। उन्होंने राजा को उसके भाई केतु के साथ कैद खाने में बंद कर दिया। इस तरह साहसी राजकुमारी ने अपने माता पिता के साथ कई सालों तक शिवालय पर राज किया। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस करना मत भूलिएगा।